हैंड डालो। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्या होता है ये? ठीक है, ध्यान से देखो। बेसिकली होता क्या है बेटा, जैसे मान लो कोई भी ये मास है ना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि दो मासेस आपस में दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। ऐसे ही बोलता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं बोल रहा हूं आपको कि इस मास ने अपने आसपास एक फील्ड जनरेट कर रखी है। क्या जनरेट कर रखी है? फील्ड जनरेट कर रखी है कि जब उस फील्ड में कोई और मास आता है ना, एम नोट मास आया मान लो इस फील्ड में, तो इसने क्या किया, इस एम नोट मास पे फोर्स लगा दिया। फोर्स किसने लगाया? फोर्स लगाया इसने जो फील्ड जनरेट कर रखी थी उसने। ठीक है, और कितना फोर्स लगाया? वो फोर्स लगाया उसने जितनी इंटेंसिटी थी इनटू मास एम। इसने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया? जितनी इसने यहां पर इंटेंसिटी जनरेट कर रखी है इनटू मास एम नॉट, और यहां से यहां का पोजीशन वेक्टर है आर। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया फोर्स अपॉन मास एम नॉट। फोर्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में माइनस जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप अपॉन मास एम नॉट। एम नॉट कट गया, इंटेंसिटी आ गई माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहता हूं इसको, इंटेंसिटी आ गई माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। इस फॉर्म में लिख सकता हूं इसको मैं, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक, इंटेंसिटी भी आ गई हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंसिटी की यूनिट क्या बनेगी? फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी, है ना। पक्की बात है, पक्का। अब ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ। ठीक है ना, जैसे मान लो ये अर्थ है। ठीक है, अब यहां पे मुझे इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। क्या बतानी है? ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। ठीक है, अब फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर? मैंने आपको बताया था मास सेंटर पे ट्रीट कर लो अर्थ का, एम। ये दूरी कितनी है? आर। ये कितना है? एम मास है। ठीक, सही है। तो कितनी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है? फोर्स कितना आया इसके ऊपर? फोर्स आया इसके ऊपर माइनस, अब अगर मैग्नीट्यूड में लिखना चाहूँ, अगर मैग्नीट्यूड में फोर्स आया जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, है ना। इंटेंसिटी क्या हुई? फोर्स पर यूनिट मास। तो क्या हुआ? जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू एम। तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। समझे मेरी बात? पक्का। ये क्या है? इंटेंसिटी। और याद करो ये क्या था? ग्रेविटेशनल फील्ड थी, ये ग्रेविटी थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एज ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो याद करो आप, अगर आपने आपको ध्यान हो, हमने सॉलिड के लिए बनाया, हमने अर्थ के लिए क्या बनाया था? अर्थ के लिए ये अर्थ थी, ये मेरी अर्थ थी, है ना। ऐसी थी ना मेरी अर्थ, बोलो सही है। तो मैंने अर्थ के लिए क्या बनाया था मेरे बच्चे? अर्थ के लिए मैंने ये आर है, ये आर वेरिएबल है, आर आ रही है। ठीक है ना। तो जब तक तुम गए थे सरफेस तक, देखो ध्यान से,
मैंने ऐसे ही ग्राफ बनाया था ना, आर वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ, बोलो, है ना, इंटेंसिटी। तो याद करो अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन आया था, जी न्यू आया था, जी 1 माइनस एच बाय आर ई। एच यहां से दूरी होती थी सरफेस से, एच सरफेस से दूरी होती थी, तो कितना बचा, जी आर ई माइनस एच अपॉन आर ई। आर ई माइनस एच क्या बचा, ये एच है, ये आर ई है, तो आर ई माइनस एच बचा स्मॉल आर, तो जी स्मॉल आर अपॉन आर ई क्या बन गया, जी न्यू। तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी अगर वेक्टर फॉर्म में बात करी जाए तो आर के साथ वो है नेगेटिव, क्योंकि ये होती है ना आर वेक्टर के साथ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और इंटेंसिटी की बात की जाए तो बनेगा माइनस जी आर अपॉन आर ई इंटू आर कैप, सही है। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन, और सरफेस पे कितनी, सरफेस पे जी की वैल्यू होती है जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर, सही है, पक्का। उसके बाद याद करो क्या पढ़ाया था मैंने आपको, जी न्यू। अगर मैं बाहर बात करता हूँ यहाँ पे तो मैंने पढ़ाया था जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब एच ये था तो आर ई प्लस एच भी स्मॉल आर बन जाएगा, तो जी न्यू बनेगा जी आर ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में अगर इंटेंसिटी की बात करूं तो बन जाएगा जी आर ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर कैप, डायरेक्शन में माइनस के साथ, बोलो इनवर्सली। इनवर्सली मतलब ऐसे, इनवर्स ग्राफ होता है ऐसा, बोलो। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटेंसिटी, दिस इज व्हाट, इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर है ना, अर्थ इज ए सॉलिड स्फीयर, इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर इनसाइड, ये हो गया सरफेस और ये हो गया आउटसाइड, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। किस कारण से, सॉलिड स्फीयर की वजह से, ठीक है। और होलो स्फीयर की वजह से अगर मैं बात करूं, इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फीयर बात करूं, सॉलिड स्फीयर तो आप पढ़ चुके हो ना बेटा वेरिएशन में, वही सेम का सेम हो गया अर्थ इज सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। अगर होलो स्फीयर की बात करूं तो फॉर होलो स्फीयर, अब इधर आ जाओ, होलो स्फीयर के लिए अगर बात की जाए, ध्यान से देखना चीज को, मैंने वो क्या सिखाया था, ये होलो स्फीयर है, ठीक है ना, पक्का। तो इसका मास m है, ठीक है ना, और मुझे बात करनी है यहाँ, ये r है। तो अगर मैं इनसाइड बात करता हूँ, इनसाइड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फीयर के कारण इंटेंसिटी इनसाइड क्या होगी, इज 0। इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फीयर इनसाइड इज 0। होलो स्फीयर के कारण इंटेंसिटी अंदर क्या होती है, 0 सा। कारण क्या है, क्योंकि अंदर कोई मास नहीं है ना इसको अट्रैक्ट करने के लिए, होलो है, नो मास, कोई मास ही नहीं है अट्रैक्ट करने के लिए, बोलो नो मास, कोई मास ही नहीं है इसको यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए, सही है, पक्का। लेकिन जब मैं आउटसाइड जाता हूँ तो मैंने आपको बताई थी बात, जब आप आउटसाइड जाओगे ना, बाहर जाओगे, आउटसाइड जाओगे जब आप, इस पॉइंट पे देखना है, तो दिस मास विल अज्यूम टू बी एट सेंटर, इसको सेंटर में माना जा सकता है तब m, कितनी दूरी पे, r दूरी पे, m मास। तो इंटेंसिटी कितनी होगी, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन m, और माइनस वेक्टर फॉर्म में r कैप से m कट गया, इंटेंसिटी कितनी आ गई, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, समझे। क्यों, मैंने आपको बताया कि जब आप अंदर होते हो, देखो मेरी बात सुनो, फिर से समझाता हूं। आप सिमेट्रिक बॉडी के जब बाहर आ जाते हो, बाहर किसी पॉइंट पे बात करते हो सिमेट्रिक बॉडी के, तो सिमेट्रिक बॉडी का मास सेंटर पे ट्रीट किया जा सकता है, चाहे वो होलो हो चाहे वो सॉलिड हो, समझे। अगर आप, और मैं बताता हूं आपको, अगर मान लो सॉलिड है और सॉलिड के अंदर चले गए, सॉलिड के
अंदर चले गए, इस पॉइंट पे चले गए, जैसे मान लो सॉलिड के अंदर इस पॉइंट पे चले गए, है ना, तो इस पॉइंट पे चले गए, तो आप कितने से बाहर हो, कितने कितने मास से बाहर हो, आप इतने मास के बाहर हो ना, आप इतने मास के बाहर हो गए नहीं हो, तो ये मास सारा सेंटर पे ट्रीट कर लेते थे, सही है। अगर आप यहां चले गए होलो में, तो आप इस मास के बाहर हो, लेकिन यहां तो कोई मास ही नहीं है, तो होलो है, ये क्या है, होलो, होलो की वजह से इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो। बोलो समझ में आया। तो ग्राफ कैसा आएगा इसका बेटा, ग्राफ कैसा आएगा, होलो स्फीयर का ग्राफ कैसा आएगा, होलो स्फीयर का ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से, आर के साथ इंटेंसिटी का, एक आएगा जीरो जीरो, फिर उसके बाद हम सरफेस तक पहुंचेंगे, फिर सरफेस पे पहुंचते एकदम से क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, GM अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, फिर इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स, समझे। ये सॉलिड के लिए, ये होलो के लिए, आपको दोनों समझ में आने चाहिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर इनसाइड सरफेस आउटसाइड, इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फीयर इनसाइड सरफेस आउटसाइड, आपको ये 6 के 6 पॉइंट आने चाहिए। होलो के 3 और सॉलिड के 3। होलो के 3 कौन कौन से, इनसाइड 0, सरफेस पे आर की जगह कैपिटल आर डाल दो, यहाँ पे पहुंचोगे तो, और आउटसाइड स्मॉल आर, ठीक है, 3 हो गए। सॉलिड के भी 3। अंदर, अंदर ये होता है फॉर्मूला, सरफेस पे तो आपको पता है, अर्थ के सरफेस पे GM अपॉन RE स्क्वायर, और बाहर ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। 3 होलो के 3 सॉलिड के।